So we'll start with next topic, and that is projection of a satellite. So in the last session, we saw satellites of Earth, and उसमें हमने दो टाइप के सैटेलाइट देखे थे. एक है नेचुरल सैटेलाइट लाइक मून, दूसरा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट. उसमें दो टाइप थे, एक था कम्युनिकेशन मतलब इक्वेटोरियल, दूसरा था पोलर, राइट. देन वी हैव सीन प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ. जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज जियो स्टेशनरी, मतलब इट इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. जितना अर्थ का रोटेशन पीरियड उतना ही सैटेलाइट का रिवोल्यूशन पीरियड होता है, so on so forth. हाई एल्टीट्यूड पे होता है एंड मेनी थिंग्स आर देयर. we saw polar satellites. Polar satellites का जो orbit है, it is north to south, so it goes along pole of the earth. ये लो एल्टीट्यूड होते हैं, और हाई एल्टीट्यूड कौन से थे? हाई एल्टीट्यूड वेयर कम्युनिकेशन इक्वेटोरियल. दिस आर लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट. एंड ऑफ कोर्स एक चीज जो बताना रह गया था, दैट आई विल फर्स्ट टेल एंड देन आई विल गो अहेड. तो व्हाट हैपेंस in case of polar satellites? Of course they are used for surveillance purposes, for telecommunication भी कहीं स्टेज पे यूज करते हैं, but not really. So these satellites, polar satellites, are normally used for GPS, for surveillance, etc etc. होता क्या है, आपको याद होगा, इसका टाइम पीरियड था 85 मिनट्स, मतलब ये दिन में अराउंड 17 चक्कर लगाता है. और इसके नीचे कैमरा भी होता है. तो जो कैमरा होता है वो अर्थ का फोटोग्राफ लेता रहता है. तो जब पहली बार ये पास होगा तो इट विल टेक फोटो ऑफ स्ट्रिप. अर्थ के एक स्ट्रिप का ये फोटो ले लेगा. देन इसका एक राउंड खत्म हुआ, अर्थ भी रोटेट हो गया, राइट. मतलब जो लोकेशन अर्थ का जो लोकेशन पहले यहाँ पे था, अब वही लोकेशन शिफ्ट हो गया, राइट. इसका मतलब अब नया लोकेशन आ गया यहाँ पे. तो नेक्स्ट टाइम जब वो चक्कर लगाएगा तो और एक स्ट्रिप का फोटो लेगा. देन अगेन अर्थ इज रोटेटिंग, तो ये शिफ्ट हो गया. वापस से जब नेक्स्ट चक्कर लगाएगा तो और एक स्ट्रिप का फोटो लेगा. तो बेसिकली पोलर सैटेलाइट्स टेक और मैप द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स. स्ट्रिप्स के फॉर्म में वो फोटो लेता रहता है अर्थ का. और जो अभी नाउअडेज आप अगर गूगल मैप्स पे देखोगे तो यू कैन इवन सी योर ओन हाउस. देखा है कभी गूगल अर्थ को अगर आप अच्छे से देखोगे तो यू कैन इवन लोकेट योर हाउस. तो दैट इज दोस फोटोज आर टेकन बाय दिस पोलर सैटेलाइट. ओके, नाउ द क्वेश्चन हियर इज, ये जो पोलर सैटेलाइट है इसका प्रोजेक्शन कैसे करते हैं? सो इस पोलर सैटेलाइट के प्रोजेक्शन, इट इज बेसिकली टू स्टेज प्रोसेस. पोलर या फिर नॉन पोलर मतलब इक्वेटोरियल. अल्टीमेटली आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. तो हाउ टू प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का जो प्रोजेक्शन है, इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस, टू स्टेज प्रोसेस. तो होता ऐसा है that there are two stages of rocket. So let me draw this. This is, let's say, stage 1 of rocket. तो हमारे पास एक stage 1 है, stage 1. This is stage 1. Then you have stage 2. This is stage 2. Okay. Then on top of it, इसके ऊपर यहाँ पे टिप ऑफ द रॉकेट पे यू हैव सैटेलाइट. ओके, तो ऑन टॉप ऑफ इट यू हैव सैटेलाइट. यहाँ पे सैटेलाइट है बेसिकली. ऑन द टिप यू हैव सैटेलाइट. तो मान सकते हो या तो इस रेड जो आपके पास मैंने ऊपर जो रेड दिखाया इसी को सैटेलाइट मान लो, ठीक है, डजंट मैटर. हमको सिर्फ समझना है कि कौन से दो स्टेजेस है. तो ये है आपका फर्स्ट स्टेज, ये है सेकंड स्टेज. ओके, दिस इज फर्स्ट स्टेज, दिस इज सेकंड स्टेज. एंड देन ऊपर का जो पार्ट है, ऑन द टिप यू हैव अ सैटेलाइट जिसको हमको लॉन्च करना है. तो व्हाट वी डू इज, पहले स्टेज का काम क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ फर्स्ट स्टेज. इसको साइड में रख देते हैं. फर्स्ट स्टेज का काम ये है दैट इट विल टेक the satellite to a desired height. तो मान लो हमारे पास एक सैटेलाइट है, let's take a satellite. This is the satellite, let us say. तो पहले स्टेज में जो फ्यूल होगा, ये फ्यूल बर्न होगा and it will take the satellite to a desired height.
तो स्टेज 1 का काम ये है कि द फ्यूल हियर इज बर्न्ड एंड इट takes the satellite to some vertical height against the gravity, और इसका पूरा फ्यूल बर्न होने के बाद, मतलब इसका पूरा फ्यूल खत्म होने के बाद ये जो फर्स्ट स्टेज है ये डिटैच हो जाता है। इट इज डिटैच, कहाँ गया, अर्थ पे नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा मतलब जब अर्थ पे नीचे गिरेगा तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास होगा। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास होगा तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। व्हाट डू मीन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस? फ्रिक्शन, क्योंकि जब वो नीचे गिरेगा तो अर्थ का फ्रिक्शन होगा तो वो जल जाता है बेसिकली। तो नॉर्मली इट डज नॉट रीच अर्थ, क्योंकि अर्थ पे पहुंचने से पहले ही जल जाता है वो, इट इज बर्न्ड। गुड, देन बाय रिमोट कंट्रोल ये डिटैच कर देते हैं, वी डिटैच दिस बाय रिमोट कंट्रोल। देन व्हाट वी डू इज, उसके बाद रिमोट कंट्रोल से हम इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देते हैं। सॉरी फॉर दिस, ओके, एनीवेज आई विल नॉट प्ले विद इट, वेरी गुड। तो बाय रिमोट कंट्रोल हम इसको रोटेट कर लेते हैं बाय 90 डिग्रीज। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि पहले स्टेज का काम सिर्फ इतना है कि रॉकेट को आप एक हाइट तक लेके जाओ, डिजायर्ड हाइट तक लेके जाओ। देन उसके बाद जो पहला स्टेज था, पहले स्टेज को आपने डिटैच कर दिया विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल, एंड देन व्हाट वी डू इज, देन बाय रिमोट कंट्रोल वी रोटेट दिस, इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री, राइट। 90 डिग्री रोटेट करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना था, हमें इस सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में सेट करना है, राइट। तो उसको पुश मतलब फोर्स मतलब वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में देना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देना पड़ेगा, इसलिए पहले उसको रोटेट करना पड़ेगा। तो वी रोटेट दिस with the help of remote control and then we push it मतलब stage 2 में जो fuel है वो, then the fuel in the stage 2 is burnt. We use fuel in the stage 2 to give horizontal velocity to the rocket where at some particular height. This is important. Then एक बार वो fuel burn हो गया तो स्टेज 2 भी डिटैच हो जाएगा, मतलब ये रोटेट हो गया, गुड। देन इसका काम हो गया पुश देने का, तो ये भी गया, इट इज ऑल्सो लिविंग। इसको भी डिटैच कर दिया, तो अभी क्या बचा? सिर्फ सैटेलाइट। गुड, पहले समझ लेते हैं, लिखने का काम बाद में होगा। तो 2 स्टेजेस, 1 स्टेज इज टू टेक द रॉकेट क्योंकि सैटेलाइट रॉकेट के ऊपर लगा के रखा है आपने, तो 1 stage is to take the rocket up to a desired vertical height, then it is completely detached, okay. By remote control you rotate the rocket by 90 degree, then stage 2 में जो फ्यूल है it is burnt, and then उसका रोल क्या है? रॉकेट के ऊपर जो सैटेलाइट है उसको पुश करना। कहाँ पुश करना? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश करना, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करना। गुड, अब डिपेंड करता है कि ये जो हाइट पे आपने वेलोसिटी दिया इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। द वेलोसिटी दैट यू गिव एट अ हाइट h, इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था? हॉरिजॉन्टल, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, vh। अब डिपेंड करेगा कि आपने जो वेलोसिटी दिया vh, उस पे डिपेंड करेगा डिफरेंट केसेस मतलब क्या क्या हो सकता है, पहले समझ लो। तो नंबर 1, यू नीड टू नो 2 स्टेज सिस्टम। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि 2 स्टेज सिस्टम है। पहले स्टेज का रोल क्या है? पहले स्टेज का रोल हाइट पे लेके जाने का है, फिर रोटेट होगा सैटेलाइट। दूसरे स्टेज का काम क्या है? उसको पुश देना, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करना। अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपने कहां दिया है? एट सम हाइट, राइट। इफ द वेलोसिटी गिवन टू दिस रॉकेट मतलब सैटेलाइट एट सम हाइट h, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे आपको अर्थ की सरफेस से अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाना है, so the minimum velocity given to the object on the surface of earth, और ये कौन सा था? इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन
such that the object escapes from Earth's gravitational field was called as escape velocity. Similarly, आप अब वेलोसिटी कहां दे रहे हो? अर्थ की सरफेस पे नहीं, कहां दे रहे हो? हाइट पे। और एक वर्टिकल है क्या? नहीं। ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। डिफाइन कैसे करोगे? द मिनिमम horizontal velocity of projection given to a satellite at a height h from the surface of Earth such that the satellite performs circular motion around Earth is called as critical velocity. So critical velocity is the velocity which makes the satellite move into circular orbit. Good. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में, उसके पास कितना वेलोसिटी है? क्रिटिकल। किस बुक, कोई कोई बुक्स में इसको ऑर्बिटल भी बोलते हैं, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी भी इज द सेम थिंग। अब हमको ये देखना है कि मान लो, मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूं, इमेजिन कि क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू है 50 मीटर पर सेकेंड। इमेजिन। अब हमको ये देखना है कि अगर 50 मीटर पर सेकेंड से कम मैंने वेलोसिटी दिया तो क्या होगा, ज्यादा दिया तो क्या होगा। इक्वल दोगे तो सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा, तो पता ही है। इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, कौन सा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है? हॉरिजॉन्टल। इफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, we want to know what happens if horizontal velocity of projection is equal to critical velocity. Circular motion. If velocity of projection is greater than critical but less than escape, फिर क्या होगा? If velocity of projection is equal to escape, तो क्या होगा? If velocity of projection is greater than escape, तो क्या होगा? ये 5-6 केसेस हमको डिस्कस करने हैं। वी वांट टू सी ऑल दिस केसेस, तो वन बाय वन। तो लेट अस से हमारे पास ये जो सैटेलाइट है, और इसको मैं फिलहाल हटा देता हूं, वी विल लुक एट इट अगेन लेटर। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ, पहला केस, इफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन is less than, मान लेते हैं, is less than critical, तो for sure circular orbit तो होगा नहीं। This is not going to be circular orbit। अब क्या होगा वो समझने से पहले, do you remember something called as aphelion, perihelion? Yes, what was aphelion? हाँ, aphelion was the position of Earth farthest away from the sun, right? और perihelion was the position of Earth nearest to the sun। वैसे ही यहाँ पे aphelion नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो सन के अराउंड नहीं, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होगा। तो उस पॉइंट को, aphelion को बोलते हैं एपोजी। It is called as apogee, right? And perigee, G मतलब जियो मतलब जियो नहीं, रिलायंस जियो नहीं, जियो मतलब अर्थ का जियो, जियोग्राफी वाला जियो, GEO, राइट? तो एपोजी मतलब अ पॉइंट, किसका पॉइंट? सैटेलाइट का, राइट? विच इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम अर्थ। एंड पेरिजी मतलब अ पॉइंट विच इज नियरेस्ट फ्रॉम टू द अर्थ। वेरी गुड। अब होगा ये, इफ इन केस you give velocity of projection less than critical, तो मान लो ये जो P पॉइंट है, यहां से मैंने इसको horizontal velocity दे दिया। I give VH from point P, मतलब point P will become point of projection। तो जो point P है ना, ये है point of projection, जहां पे हमने इसको धक्का दिया, push, that is called as point of projection। अगर ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन लेस देन क्रिटिकल हुआ, तो जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है it becomes apogee, and the satellite starts performing elliptical orbit and not circular। So this point will become point of apogee, right? So it will perform elliptical orbit।
देखो ये अर्थ है, एज आई टोल्ड यू दिस इज अर्थ। तो जो नियरेस्ट पॉइंट होता है वो होता है पेरिजी, बट मैंने क्या बताया, इफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन क्रिटिकल देन द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल विथ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बीइंग एपोजी। तो ये केस नंबर 1। अब ये केस जो है थोड़ा डेंजरस केस है। वाई क्योंकि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो गया आपका, एपोजी, फारदेस्ट अवे। तो ये पॉइंट क्या आ गया, पेरिजी। अब नॉर्मली होता ये है कि जो पेरिजी पॉइंट है इट इज सच दैट ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। नॉर्मली अर्थ का एटमॉस्फेयर पता है ना आपको, देयर आर गैसेस सराउंडिंग अर्थ, ऊपर भी है, मैं सिर्फ एक साइड दिखा रहा हूँ। हियर आल्सो यू हैव गैसेस सराउंडिंग अर्थ। आपको पता है, नहीं तो फिर हम जिंदा कैसे हो सकते थे। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो यू कैन नॉट ब्रीथ। तो ऐसा होता है बेसिकली। गुड, इन दिस केस इफ VH is less than VC then the point of projection becomes apogee and the orbit becomes elliptical. तो जब वो पेरिजी पॉइंट पे आएगा, दिस पेरिजी पॉइंट नॉर्मली लाइज इनसाइड द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। तो क्या होगा, फ्रिक्शन मतलब व्हेन द सैटेलाइट पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर इट अंडरगोज फ्रिक्शन। मतलब यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। याद है कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन फोर्स था ही नहीं। और नॉन कंजर्वेटिव में देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू सम काइंड ऑफ फ्लूइड एंड देयर इज फ्रिक्शन, लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे होगा ऐसा कि लॉस ऑफ एनर्जी होगा एंड देयर इज हाई चांस कि यहाँ पे आने के बाद ये एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस होगा मतलब उसका ऑर्बिट उतना मेंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि लॉस हुआ मतलब उसका ऑर्बिट छोटा होता जाएगा ना। तो उसका ऑर्बिट छोटा हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम और छोटा हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम और छोटा हो गया। ऐसा कर करके इट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट? because the velocity of projection was less than critical। तो हुआ ये कि जहां से आपने प्रोजेक्ट किया, that point of projection becomes point of apogee and the orbit is elliptical, so it will come very close to earth, and when it comes close to earth it is passing through atmosphere of earth, and when it passes through atmosphere of earth, frictional force due to earth atmosphere acts on it, और इसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है। लॉस ऑफ एनर्जी होता है तो ऑर्बिट छोटा छोटा होता जाएगा एंड इट विल स्पाइरल डाउन ऑनटू द सरफेस ऑफ अर्थ। ये केस नंबर 1। केस नंबर 2 is VH equal to VC। तो इस केस में आपको पता ही है what is going to happen, circular orbit। तो the satellite moves around earth in a circular orbit। तो थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से दिखा देता हूं, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, विल मेक इट लिटिल स्मॉल। पहला केस जो था, पहले केस को थोड़ा सा ऐसा दिखा देते हैं। गुड। एंड दूसरा केस इज सर्कुलर ऑर्बिट, तो ऑर्बिट बिकम्स सर्कुलर, राइट? देन तीसरा केस नंबर 3, if VH velocity of projection is greater than critical। सिर्फ ग्रेटर देन क्रिटिकल बोल के चलेगा नहीं, एस्केप से कम है क्या, क्योंकि मैंने अभी बताया ग्रेटर देन क्रिटिकल। मान लो क्रिटिकल वेलोसिटी इज लेट अस से 1 किलोमीटर पर सेकेंड। मान अगर हमको ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में सेट करना है तो मान लो क्रिटिकल वेलोसिटी इज 1 किलोमीटर पर सेकेंड। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। एस्केप वेलोसिटी कितना था, रफली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो मैंने दे दिया 4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 4 किलोमीटर पर सेकेंड इज ग्रेटर देन क्रिटिकल, यस, बट इट इज लेस देन एस्केप, राइट? तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज, वापस से इलिप्टिकल ऑर्बिट, अगेन द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, बट दिस टाइम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज पॉइंट ऑफ पेरिजी, नॉट पॉइंट ऑफ एपोजी। तो इस केस में क्या होगा, highly elliptical orbit and the earth is at one of the foci and the point of projection is nothing but perigee,
तो यहाँ पे वो अर्थ पे आके गिरेगा नहीं कम से कम, इट विल परफॉर्म इलिप्टिकल मोशन अराउंड अर्थ। तो ये भी एलिप्स है, इलिप्टिकल मोशन, इलिप्टिकल मोशन है, बट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज एपोजी। यहाँ पे मोशन है सर्क्यूलर, तो सर्कुलर को तो कुछ चिंता ही नहीं है, ईच पॉइंट ऑफ द सर्कल इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो नो इश्यूज। यहाँ पे वापस से इलिप्टिकल है, सिर्फ यहाँ पे ऐसा है द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज पेरिजी, तो नो वरीज, it will not fall down onto earth, it will keep on performing elliptical motion, that's it, with point of projection behaving like point of perigee, nearest point. Then case number 4, if horizontal velocity of projection is equal to escape velocity, total तो 5 ही cases होते हैं, 5 ही है, good, okay, right? तो अब इस केस में क्या होगा, of course it will escape escapes via भागने के बहुत सारे रास्ते होते हैं ना, हाँ, तो it will escape via parabolic path। ये जो सैटेलाइट है ये भाग जाएगा, लेकिन path will be parabolic, तो it will run away with a parabolic path, escapes from the Earth's gravitational field via a parabolic path। Parabolic path आपको पता है, how does the equation of parabola looks like, कल ही टेस्ट में हुआ आपका, राइट? यू नो ऑलरेडी y इक्वल टू 4ax स्क्वायर माइनस 4ax स्क्वायर सो ऑन सो फोर्थ, आपको पता है। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या फिर अदर ग्राउंड जो भी है वो इक्वेशन, गुड। अब ऐसा है, आप इसको टू द लेफ्ट धक्का दे सकते थे, अब टू द राइट भी दे सकते थे। हाँ, तो सम बुक्स विल शो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, डजंट मैटर, यू कैन पुश दिस सैटेलाइट इधर टू द लेफ्ट और टू द राइट। हाँ, तो ऐसा मत सोचना, कई बार क्या होता है, थिंक ओ यहाँ पे आया, फिर पता नहीं क्यों वापस गया, फिर यहाँ आया, फिर कुछ भूल गया, वापस आया, इट जस्ट एस्केप्स। लेकिन एस्केप के 2 रूट है, एक टू द लेफ्ट, एक टू द राइट, और ये है एस्केप्स वाया पैराबोलिक पाथ, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। अब इफ इन केस velocity of projection is greater than escape velocity, इसमें भी escape ही होगा, escapes but via hyperbolic path, hyperbolic path। अब hyperbolic path और parabolic path में डिफरेंस है, hyperbola थोड़ा फ्लैट होता है, hyperbola is something like this, little flatter, okay, और या तो यहां से जाएगा या फिर ये यहां से जाएगा, so it can go like this। So these are the 5 cases of projection of satellite, right? So we will quickly repeat, and we don't have to write down notes here because of course I will be providing you notes, तो मैं repeat करके एक बार और हम देख लेंगे all the cases including basic definitions, तो जितना जरूरत है उतना हम लिखते जाएंगे, whatever we need, simple thing। So first of all, projection of satellite is a 2-stage या 2-step process, okay? Projection of an artificial satellite, is a 2-stage process, right? पहले स्टेज में क्या होता है, in the first stage fuel is burnt such that the rocket is taken to a desired height। तो उससे पहले हमको मेंशन करना पड़ेगा, क्या मेंशन करना पड़ेगा, the satellite is placed, कहाँ पे रखा है इसको, on the tip of stage 2, the satellite is placed on the tip of rocket या फिर on the tip of stage 2 or on the tip of stage 2। In the first stage, of course, in the first stage
fuel from stage 1 is burnt so that the rocket reaches desired height h. गुड. इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि स्टेज 1 इज नाउ completely detached. So when the fuel of stage 1 is burnt completely, then stage 1 is detached. अब इसका क्या हुआ वो छोड़ दो. It will fall back to earth and via friction ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते आते जल जाएगा. बात खत्म. So we will not talk about it. Number two में now the rocket is rotated by 90 degrees, right? Via remote control, and then fuel of stage 2 is now used to burn. जो stage 2 का fuel है, it is now used to give a push, and now fuel of stage 2 is burned to give horizontal push to the rocket, right? अब define कर दो what is critical velocity. The minimum horizontal velocity of projection given to the satellite at height h above the surface of earth such that it performs circular motion around earth is known as critical or orbital velocity, right? तो याद रखना ये, इसको क्रिटिकल या ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं. और क्रिटिकल जब बोलोगे तो VC से डिनोट करोगे. बुक टू बुक नोटेशंस वेरी, इसको मैं VC बोलने वाला हूँ, ऑर्बिटल को VO बोलते हैं. नाउ वी विल डिस्कस डायरेक्टली केसेस, और ज्यादा डिटेल हम लोग लिखने नहीं वाले, जस्ट फॉर अ क्विक रिकैप, दैट्स इट. बाकी डिटेल्स यू विल फाइंड इन द नोट्स, नो इश्यूज. तो सबसे पहले लेट अस टेक अर्थ. दिस इज थोड़ा कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, तो इतना छोटा है नहीं, थोड़ा सा इसको बड़ा दिखा देंगे. तो दिस इज अर्थ, एंड देन यू हैव अ सैटेलाइट. तो यू हैव अ सैटेलाइट, लेट अस टेक दिस एज सैटेलाइट. तो पहले केस में आपको याद होगा, केस नंबर 1, इफ यू रिमेंबर, केस नंबर 1 में ऐसा था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज लेस देन क्रिटिकल. तो यहाँ पे जो आप इसको पुश दे रहे हो VH, अगर ये लेस देन VC हुआ तो दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन P becomes apogee मतलब farthest away point. So it will go in an elliptical orbit, something like this. Okay, right? I have to change. It looks like Sri Lanka, anyways. So it is something like this, elliptical orbit. तो पहला केस, orbit is elliptical. With
with point of projection as apogee. फिर इसमें स्पेशल केस था, if the satellite passes through Earth's atmosphere, it loses energy. Why? Due to non-conservative forces. And the satellite will spiral down on the Earth. The satellite may, not will, may spiral down on the surface of Earth. ये हो गया आपका पहला केस. दूसरा केस इज सिंपल. केस नंबर 2, इफ VH इक्वल टू VC, क्या होगा? सर्कुलर मोशन. तो द सैटेलाइट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन अराउंड अर्थ. तो सिंपल है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट द मोशन इज सर्कुलर. सो ऑर्बिट इज सर्कुलर. ज्यादा हम लिखेंगे नहीं इसमें. दैट्स इट. नंबर 3, if ये जो वेलोसिटी इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल बट लेस देन एस्केप. तो इस केस में भी you have orbit is elliptical with point of projection as perigee. अब हम लोग यहाँ पे पाथ बता ही रहे हैं तो पाथ बता देते हैं. पाथ 1, ये पाथ 1 था. दिस इज पाथ नंबर 1. ये पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3 भी बता ही देते हैं. ये हो जाएगा पेरिजी पॉइंट. Something like this. Okay, so this is path number 3. So this is path 2. This is path 3. Then चौथा केस. Fourth case was VH is equal to VE. मैं ये केस अप्लाई कर दूंगा तुम्हारे ऊपर. Okay, so VH equal to VC ना, VE. So it will escape via parabolic path. ये आ गया path number 4. Parabolic. This is path 4. Hyperbolic वो 5वां नंबर. This is path number 4. Satellite escapes via parabolic path. Path 4. आ गया path 4. Last case is very similar to this. VH is greater than VE. पाथ हम लोग दिखा देंगे. 5वां escapes via hyperbolic path. Path 5 via hyperbolic path. आपको ज्यादा डिटेल्स में जाना नहीं है बट ठीक है, जितना भी दिया है we will do that. तो यहाँ पे आ जाएगा 5वां पाथ which is hyperbolic, which is little flattened. ऐसा पाथ आएगा वो. तो मैं ऐसा करता हूँ, I will do something like this. Good. तो समझ लेना, ये आ गया आपके पास 5वां नंबर का पाथ. Right? So this is what you have. Simple and interesting cases. Further details will be in the notes. तो हमको इतना ही पता होना चाहिए. Now the next topic is, ये जो हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इसका हमको एक्सप्रेशन चाहिए, मतलब इक्वेशन चाहिए which can give us the formula for critical velocity. So expression for critical velocity is the next topic. Expression for critical velocity. Okay, तो in this case आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होगा इस केस में. you have what you have is that
satellite is performing circular motion around the surface of earth, so the motion is circular. ऐसा केस है, the motion is circular. Good. I will just derive this today. लिखने का काम हम बाद में देखेंगे, सिर्फ स्टेप समझ लो. If you remember motion in a plane, याद तो होना ही चाहिए. Very recently you gave test, right? तो आपको पता है whenever an object is performing circular motion, compulsory force is centripetal. अब थोड़ा confusion होता है, centrifugal की centripetal एक ही बात है, is one and the same thing. सिर्फ ये समझ लो, अगर मैं बोलता हूँ कि centrifugal force, तो centrifugal force is directed away. इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट सीधा सीधा बाहर की तरफ जाएगा, right? Whenever object is performing circular motion, there is centrifugal force. Centrifugal force is away. हमको उसको बाहर जाने देना है क्या? नहीं, हमको बैलेंस करना है. तो क्या चाहिए? Exactly. हमको ऐसा फोर्स चाहिए जो इनवर्ड डायरेक्टेड हो. तो you need a force which is directed inwards, right? और इनवर्ड कौन सा फोर्स होगा? इमेजिन क्या है, दो मासेस है, उसके अलावा क्या है, कुछ है क्या? नहीं, तो कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल. एग्जैक्टली. तो व्हाट यू हैव इज दैट यू हैव एन ऑब्जेक्ट, मतलब सैटेलाइट इन दिस केस, सैटेलाइट व्हिच इज एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. और अगर आपको इसको स्मॉल r बोलना है तो स्मॉल r विल बी कैपिटल R प्लस h. तो स्मॉल r इज कैपिटल R प्लस h. गुड. तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ, राइट? तो आप बोल सकते हो सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, equal to gravitational force. सेंट्रिपिटल फोर्स मतलब mv स्क्वायर बाय r, पता है ना? mv स्क्वायर बाय r. सेंट्रिपिटल फोर्स mv ओमेगा, mr ओमेगा स्क्वायर, तीन फॉर्मूला है उसके, और वही डिराइव करने के लिए बोला था मैंने लास्ट एग्जाम में. गुड. तो पता होना चाहिए. दैट इज व्हाई आई पुट दिस क्वेश्चन इंटेंशनली, क्योंकि आज ही लेना था मुझे. तो यू नीड टू नो फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं. और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? g मास 1 मास 2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. कैंसल 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 कैंसल. और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी क्या होगा? क्रिटिकल. तो vc स्क्वायर. तो vc स्क्वायर इक्वल टू gm बाय r. Therefore vc इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm बाय r. करेक्ट? राइट. अभी तक मैंने स्मॉल r को r प्लस h नहीं लिखा है, वो लिख सकते हैं, लिख देंगे. तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h. तो ये जो इक्वेशन है, दिस गिव्स क्रिटिकल वेलोसिटी. किसका? सैटेलाइट का. कब? व्हेन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ. इन विच ऑर्बिट? सर्कुलर ऑर्बिट. सो दिस इज द इक्वेशन. अब मैंने आपको बताया समटाइम्स कैपिटल G कैपिटल M के टर्म्स में नहीं लिखना होता है, हमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये हाइट पे है, ये भूलना मत. ये हाइट पे है, तो हाइट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. डू यू रिमेंबर gh इक्वल टू g r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का स्क्वायर. याद है? ये याद है? पक्का. वेरी गुड. डू यू ऑल्सो रिमेंबर g इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर. याद है? ये दिस इज फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर अर्थ के सरफेस पे होगा तो कैपिटल R, अगर हाइट पे होगा तो स्मॉल r. ये हाइट पे है ना, तो इसके लिए हम इसको लिख देंगे gh. करेक्ट? तो यहां से मिल जाएगा आपको gm इक्वल टू gh r स्क्वायर, और ये यहां सब्स्टिट्यूट होगा. देयरफॉर यू विल गेट vc इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm, मतलब gh r स्क्वायर अंडर रूट ऑफ gh r स्क्वायर अपॉन r कैंसल, मतलब vc इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gh इंटू स्मॉल r, बट स्मॉल r इज r प्लस h. तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1
दोनों के दोनों ही आपको क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन देते हैं. ओनली थिंग इज इक्वेशन नंबर 1 गिव्स इन टर्म्स ऑफ कैपिटल G कैपिटल M, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मास ऑफ अर्थ, एंड इक्वेशन नंबर 2 गिव्स इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दोनों सेम है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन में आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है उसके ऊपर. अब अगर ऐसा केस है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं. लेट मी कॉपी पेस्ट दिस. I want these two things. Copy, not here. Okay. Anyways, I want these two. अगले पेज पे जाते हैं. वेरी गुड. अब मान लो कि हाइट बहुत कम है. हाइट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ अर्थ. तो हाइट ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ अर्थ. अब हमको देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी. तो इट इज वेरी वेरी स्मॉल. तो h इज जस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस टू दैट सैटेलाइट, और ये आ गया आपके पास कैपिटल R. सो इफ हाइट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू R. अब इसके डेरिवेशन के दो तरीके. एक तो ये हर एक स्टेप फॉलो कर सकते हो. वापस क्या बोलोगे, वही सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके बाद क्या करोगे, सिर्फ स्मॉल r की जगह पे लिखोगे कैपिटल R. यहाँ पे भी आ जाएगा कैपिटल R, यहाँ पे भी आ जाएगा कैपिटल R. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि व्हाट यू शुड से इज, आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, आप पहले तो ये बोल सकते हो इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो r प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r. रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, हाइट मैंने रख दिया 5 किलोमीटर, राइट. तो 5 किलोमीटर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 6400, मतलब 6400 प्लस 5 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6400. r प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपके पास क्या था, vc इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h. बट r प्लस h को आपने अप्रोक्सीमेटली क्या बोला है, r. तो इट इज अंडर रूट ऑफ gm बाय r. चले, ऐसा करोगे तो और भी इजी करना है तो वापस से पूरे स्टेप्स फॉलो करो. इट्स द सेम थिंग. सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 क्या था, याद है कि इक्वेशन 2 ये vc इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gh. ओके, vc इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gh r प्लस h. बट अगेन r प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r, एंड हाइट अगर कम है तो gh इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू g. हाइट अगर कम है तो उस गिवन हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये अप्रोक्सीमेटली सरफेस वैल्यू होगी, मतलब 9.8 होगी. इफ हाइट इज वेरी स्मॉल, करके देखो, डू नॉट ट्रस्ट मी, जस्ट डू इट. gh इक्वल टू g 1 माइनस कितना लेना है हाइट, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, whatever you say, 5 किलोमीटर. ओके, 2 into 5, क्योंकि 2h by r होता है ना, 2h by r होता है, तो 6400 बराबर. ओके, दिस इज 10, ये 10 और ये एक जीरो गया, फाइन. तो दिस इज g 640 माइनस 1 अपॉन 640, मतलब g 639 अपॉन, ये तो रफली 1 ही तो है, ये रफली 1 है, तो gh अप्रोक्सीमेटली कितना आया g. तो दिस इज व्हाई यू कैन डायरेक्टली से, अगर हाइट कम है तो उस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये और सरफेस वैल्यू मोर और लेस इक्वल होंगे, सेम होंगे, एंड देयरफॉर vc विल बी इक्वल टू gh की जगह पे लिखोगे g और r प्लस h की जगह पे लिखोगे r. ये आ गया आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन व्हेन द सैटेलाइट इज नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ. ऐसा क्यों चाहिए था, क्योंकि हमने दो टाइप के सैटेलाइट देखे, एक हाई एल्टीट्यूड, एक लो एल्टीट्यूड. तो हाई एल्टीट्यूड के केस में क्रिटिकल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इज इक्वेशन 1 and 2, और लो एल्टीट्यूड के केस में यू हैव एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 3 and 4. गुड. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर critical velocity. So I'll repeat this topic again in the next session, and then we'll go ahead with more.
So that's it for today.